हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे टेलीग्राम क्यूज एक्सप्लेनेशन वीडियो में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, 8 अप्रैल को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर क्यूज जो डले थे उसका एक्सप्लेनेशन हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। फ्रेंड्स, उस दिन के जो रिपोर्ट कार्ड है 8 अप्रैल का, जिनमें से टॉपर हैं अविनेश, इनका 39 नंबर है आउट ऑफ 50। और जिसके बाद हैं जितेंद्र धाकर 33, सहर्ष 28, अतुल शुक्ला 24, नीतू 22, राकेश 18, सानू चौहान 15, अंकित 12 और विलास 9 एंड दीपेश सिंह 7 एंड रेशमा 4। चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था। फ्रेंड्स, जो सिकंदर लोदी हैं, जिन्होंने आगरा शहर की स्थापना किया था और जिनका जो कार्यकाल है वह इनके पिता की जो मृत्यु, इनके पिता कौन थे? बहलोल खान लोदी, जिन्होंने लोदी वंश की स्थापना 1491 ईस्वी में किया था। इनकी मृत्यु हुई थी 1489। इसके बाद इनके जो राज्याभिषेक किया गया सिकंदर लोदी का, ये दिल्ली सल्तनत के सम्राट बने। इनका बचपन का नाम निजाम खान था और ये जो कविताएं लिखते थे वह गुलरुखी उपनाम से लिखा करते थे। और जो इब्न बतूता हैं, इब्न बतूता मोरक्को जो अफ्रीका का एक देश है, उत्तरी अफ्रीका का, वहाँ के यात्री थे, अरबी यात्री। और ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आए थे। और जो जियाउद्दीन बर्नी हैं, ये मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के कार्यकाल में भारत में आए थे। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वह क्या है? सिकंदर लोदी। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी। स्थायी सेना से ही समझ में आ रहा है कि कोई ऐसी सेना जिसको हम स्थायी तौर पर रखें और भाड़े की सेना न हो। तो अलाउद्दीन खिलजी जो कि खिलजी वंश के दूसरे सम्राट रहे, और इन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए क्या किया? सेना जो थी उस समय, इससे पहले की जो सेना थी वो क्या थी कि भाड़े की सेना थी। भाड़ा पे सेना, जैसे कि आप सामंतवादी व्यवस्था को आपने सुना होगा। सामंतवादी व्यवस्था में ऐसा होता था कि जमीन जो भी कार्यकर्ता रहते थे, मंत्री या मंत्रिमंडल के जो सदस्य रहते थे, साम्राज्य के जो भी सदस्य या फिर जो मंत्रिमंडल में शामिल होते थे, उनको ज़मीन दे दिया जाता था, वेतन, नकदी वेतन न दे करके, और उनसे सैनिक व्यवस्था भी ली जाती थी। तो ऐसा सब व्यवस्थाएं, सारी व्यवस्थाएं हटा करके जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने क्या किया? सेना को नकद वेतन देना शुरू किया और उनको स्थायी किया। और उसका जो साम्राज्य है काफ़ी दूर दूर तक फैला, जिसमें उसका जो साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर के उत्तर मध्य भारत तक फैल गया था। और खिलजी वंश का जो स्थापना है वह जलालुद्दीन खिलजी ने कब किया था? 1290 ईस्वी में। इसकी हत्या करके 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपना सम्राट बना था ये, ठीक। और जो ये इल्तुतमिश और बलबन हैं, इल्तुतमिश जिन्होंने कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य है उसको पूरा करवाया था, और बलबन इलवरी तुर्क, ये दोनों इलवरी तुर्क थे और गुलाम वंश से संबंधित हैं। और जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं, ये तुगलक वंश से संबंधित हैं। तो इसका जो फ्रेंड्स आंसर है कि स्थायी सेना किसने रखा था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी अपने बाजार नियंत्रण के लिए भी माने जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। तो फ्रेंड, नागरिकता संबंधी आप जब संविधान में भाग देखेंगे, टोटल 22 भाग हैं। उनमें से जो पहला भाग है भारत और उसके संघ, भारतीय संघ और राज्य, तो ये भाग 1 में आते हैं। और ये जो भाग 2 है ये नागरिकता संबंधित 5 से 11 अनुच्छेद आते हैं इसके अंतर्गत। और जो मूलभूत अधिकार है, मौलिक अधिकार, ये 12 से 35 तक के बीच में आते हैं। और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये भाग 4 में 36 से 51 तक आते हैं। और 51A
जिसे 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्य, ये भाग 4A में आते हैं। तो फ्रेंड्स, जो नागरिकता संबंधी प्रावधान है वह 5 से 11 भाग 2 में आते हैं। आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है कि किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों के मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो अभी जो जैसे बताएं कि मूल अधिकार की जो निश्चितता है कितना है, 12 से 35 भाग 3। अगला क्वेश्चन है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो जो नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण, तो जो समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार संविधान के जो अनुच्छेद कितने से कितने तक के बीच में है, 14 से 18 के बीच में है। 14 से 18 के बीच में से भी, जैसे कि विधि जो 14 का है वह कहता है विधि के समक्ष समानता, और जो 15 है वो बोलता है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी से भेदभाव, मतलब उनको जो अधिकार है उसकी तरह उनको विभेद नहीं किया जाएगा, यानी कि सारे जाति, सारे धर्म या सारे लिंग को समान अधिकार मिलेगा, वो समानता के अंतर्गत आता है। और जो नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था है कि जो कमज़ोर वर्ग हैं उनको बराबरी स्तर में या फिर उनका प्रतिनिधित्व बराबरी में लाने के लिए एक आरक्षण प्रदान किया जाएगा, वह अनुच्छेद 16 के अंतर्गत आता है। और अनुच्छेद जो 17 है वह अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत की बात करता है, और जो अनुच्छेद 23 है वह मानव तस्करी पर रोक लगाने की बात करता है। तो फ्रेंड, जो इसका आंसर है वह बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह हिंद का युद्ध कब 1008 से 1009 के बीच में किसके बीच में लड़ा गया था? फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी एक तरह से अपना साम्राज्य विस्तार और धन को लूटने का लालची व्यक्ति था। एक धन को लूट के कारण भारत को इसने एक तरह से कितने बार आक्रमण किया? 17 बार। धन को लूटने के लिए 17 बार भारत पर आक्रमण किया, और इसी आक्रमण के ही दौरान इसने एक वहिंद जो सिंध प्रांत या हिंदू कुश के आसपास का जो क्षेत्र है, सिंध प्रांत के आसपास का क्षेत्र, वहाँ का जो शासक थे जयपाल के साथ उसकी जो लड़ाई हुई थी वह 1000 ईस्वी में हुआ था। इसमें महमूद गजनवी जीत गया था, और इसके बाद जो जयपाल के लड़के हैं आनंदपाल, इनके साथ वहिंद का युद्ध लड़ा गया 1008-9 के आसपास, जिसमें भी महमूद गजनवी जीत गया। और इसका जो 1025 में जो सोमनाथ का मंदिर पे आक्रमण है वह ज़्यादा फेमस माना जाता है। और जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन के 2 युद्ध हुए थे, जिसमें पहले में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और दूसरे में यानी कि 1192 में मोहम्मद गौरी जीत गया था। और मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच चंदावर की लड़ाई हुई थी कब? 1194 में। तो फ्रेंड्स, जो इसका वहिंद का युद्ध है ये मोहम्मद गजनवी और आनंदपाल के बीच में लड़ा गया था। आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है कि बीज फसल बीमा योजना 1999 से 2000 से पेश की गई थी कब? वैसे आंसर तो दे ही दिया गया है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। कब की गई थी? 1999 से 2000 में। कब की गई थी? आंसर में ही मतलब आंसर पूछना था ये, लेकिन आंसर में क्वेश्चन में ही आंसर दिया गया है, लेकिन हो सकता है पूछ लिया जाए कि यह इसको कार्यान्वित कौन करता है। तो इसका जो इस योजना का जो कार्यान्वयन है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। 1999 ये जो योजना है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के टाइम पे लाई गई थी। अगला क्वेश्चन है कि कृषि योग्य कमांड क्षेत्र की गणना का क्या प्रयोग है या क्या प्रयोजन है? कृषि योग्य कमांड क्षेत्र क्या होते हैं पहले देख लेते हैं कि वह क्षेत्र जिसमें मतलब सिंचाई और जो भी जल आपूर्ति संबंधित कार्य हैं
अगर वो नहर तंत्र द्वारा अगर पूर्ति हो रही है उसकी, तो उन क्षेत्रों को कृषि योग्य कमांड क्षेत्र कहा जाता है। तो इसका जो प्रयोजन है क्या है, एक सिंचाई योजना की तैयारी करना कि सिंचाई योजना नहर तंत्र के माध्यम से जल की आपूर्ति सुनिश्चित किया जाना है। तो इसकी गणना करेंगे तो एक अनुमान लगाया जा सकता है कि कितनी पानी सप्लाई करना है और किस प्रकार के नहर का निर्माण करना है। तो आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के प्रवर्तन और भारत में धन शोधन अधिनियम 2002 की रोकथाम के लिए जिम्मेदार है? नाम में ही है कि प्रवर्तन के लिए। तो जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, ये जो प्रवर्तन निदेशालय है जिसकी स्थापना 1 मई 1956 को की गई थी, यह किसके लिए जिम्मेदार है कि जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम है फेमा 1999, इसका प्रवर्तन और धन शोधन अधिनियम 2002 के इनको लिए जिम्मेदार है कौन? प्रवर्तन निदेशालय। इसकी स्थापना इतना हुई थी और यह वित्त मंत्रालय के अधीन जो राजस्व विभाग है उसके अधीन एक विभाग है। अगला क्वेश्चन है कि त्वरित झंडा एवं मूसलाधार वर्षा किस मेघ की प्रमुख विशेषता है? तो फ्रेंड जो एक कपासी वर्षा मेघ है, कपासी वर्षा मेघ जिसमें क्या होता है कि जो बादल होते हैं वह हल्का, मतलब हल्का नहीं, घने काले जैसे होते हैं, जिसका प्रकाश, जिससे क्या है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पाता है, पृथ्वी पर अंधेरा टाइप का छा जाता है, उससे मूसलाधार वर्षा होती है। ये पूछ रहा है कि किस विशेषता है? यह है कपासी वर्षा मेघ की विशेषता है। जो वर्षा स्तरीय मेघ हैं इनमें भी जो आप देखेंगे कभी बादल जो होता है भूरे रंग के दिखाई देने लगते हैं, तो उसमें भी वर्षा होती है, लेकिन जब मूसलाधार वर्षा होती है वह कपासी वर्षा मेघ से होती है। और जो कपासी मेघ होते हैं, कपासी मेघ जो कपास नाम जो जुड़ा हुआ है इसमें, रुई, आपको पता होगा रुई का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। तो जो सफ़ेद सफ़ेद बादल होते हैं रुई के जैसे दिखाई देते हैं उनको कपासी मेघ कहा जाता है। और जो पच्छाप कपासी होते हैं तो इसमें भी कपास जुड़ा है, यानी कि इसमें भी सफ़ेद जैसे रहते हैं। पच्छाप का मतलब होता है कि जो बहुत ही ऊंचाई पर जो बादल होते हैं उनको बोला जाता है। तो जो बहुत ही ऊंचाई पर बादल होते हैं सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देते हैं, इनका जो प्रकाश, मतलब जो प्रकाश इनसे गुजर जाता है और इनकी परछाई पृथ्वी पर नहीं बनती है, और जो इनको मैकरल स्काई भी कहा जाता है। तो आंसर इसका जो मूसलाधार वर्षा वाला है क्या है? कपासी वर्षा मेघ। अगला क्वेश्चन है कि विषुवतीय प्रदेश में सामान्यतः कौन सा मेघ देखने को मिलता है? विषुवतीय प्रदेश वो होते हैं जो 0 डिग्री अक्षांश के आसपास के क्षेत्र होते हैं। जैसे भारत के दक्षिण में आप जाएंगे तो दक्षिण पश्चिम में एक देश है मालदीव आता है, और इंडोनेशिया आ गया, बाकी अफ्रीका, इधर दक्षिण अमेरिका के जो देश आते हैं ये आते हैं विषुवतीय प्रदेश के रेंज में। और यहाँ पर जो मेघ देखने को मिलता है वह कपासी वर्षा का मेघ देखने को मिलता है। कपासी वर्षा पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया, जिसमें ज़्यादा मूसलाधार वर्षा होती है। और ये जो पच्छाब है, पच्छाब सबसे अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले बादल होते हैं, मेघ होते हैं। और पच्छाब कपासी जस्ट इसके नीचे होते हैं, लेकिन उसका जो रंग होता है वह सफ़ेद रुई के समान होता है। और पच्छाब स्तरी, इनका रंग हल्का भूरा होता है, और ये स्तरी एक तरह से लेयर में रहते हैं, और स्तरी इसी का एक कैटेगरी। तो फ्रेंड्स जो इसका आंसर है वो क्या है? कपासी वर्षा। कपासी वर्षा वैसे ऑप्शन में नहीं है, इसमें पच्छाब कपासी वर्षा, ये यहाँ पे बी नंबर वर्षा ऐड होना था, वर्षा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मेघ का शीर्ष गोभी के फूल के समान प्रतीत होता है? गोभी का फूल आप देखे होंगे इस तरह से कुछ ऐसा रहता है, इसके ऊपर पत्ते होते हैं। तो ये जो गोभी का फूल है ये उभरा हुआ ऐसे सफ़ेद सफ़ेद दिखता है। तो रुई के जो जिसे बंडल है कुछ वैसे उभरा हुआ चीज़ टाइप में। तो यह कपासी मेघ जो है, कपास जैसे आप रुई देखेंगे तो रुई के लट्ठे इस तरह दिखते हैं। तो रुई
के समान जो दिखने वाला कपासी मेघ है यह गोभी के फूल के समान प्रतीत होता है। तो आंसर है सी। ये बादल आप इनको जूम पॉज करके थोड़ा देखिएगा। अगला क्वेश्चन है अभिजात्य का विलोम होगा। अभिजात्य जो होता है, जो समाज में सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था में जो उच्च कुल के लोग होते हैं, उच्च कुलीन जो लोग होते हैं उनको अभिजात्य बोला जाता है। और जो कुलीन शब्द है ये भी इसका पर्यायवाची शब्द है। और जो इसका अकुलीन है, कुलीन का उल्टा अकुलीन, ये जिसका पर्यायवाची है उसका विलोम जो है इसका भी विलोम हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, अकुलीन, यानी कि निम्न जाति के या निम्न कुल के लोग। अगला क्वेश्चन है कि राउफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है। राउफ जो है जम्मू कश्मीर में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनके द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। ये कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की। यहाँ पे राज्य लिखा गया है यूटी है, ठीक। आंसर है सी। कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है? आपने जैसे एक बोर्ड सुना होगा ना, नोटिस बोर्ड। नोटिस बोर्ड को क्या बोलते हैं? सूचना पटल बोलते हैं। तो जो बोर्ड है उसको हिंदी में बोला जाता है पटल, और जो कीबोर्ड है उसको क्या बोलेंगे? की मतलब चाबी, कुंजी, और बोर्ड मतलब पटल। तो आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है कि पहले 110 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा? पूर्ण संख्याएं पहले हमें जान लेते हैं क्या होते हैं। जो होल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स जीरो से लेकर के स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 ऐसे। जो नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृतिक संख्या है, वो उसमें जीरो को काउंट नहीं करते हैं। और जब जीरो को काउंट कर देते हैं तो जितने प्राकृतिक संख्याएं हैं जीरो के साथ शामिल होने के बाद पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो जब 110 तक का इनकी जो काउंटिंग होगी, यानी कि 0 से लेकर के 110 तक अगर हम काउंट करेंगे तो टोटल संख्या इनकी कितनी हो जाएगी? 111। और इनका जो टोटल एक है, तो ये जो टोटल योग है इनका फार्मूला जिसे जानते होंगे n+1/2। इसके स्थान पर जब हम n की वैल्यू रखेंगे, n की वैल्यू क्या है? 111। तो जो टोटल इकाई अंक है, लेकिन यहाँ इसमें हम ये देखेंगे कि जो अंतिम वाला अक्षर है वो क्या है? 110 है। और 110 गुणे n+1 हो जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ ये है, लेकिन हम जब काउंटिंग करेंगे तो इसको 1 से लेकर के 110 तक ही करेंगे, क्योंकि हमें जो एक्चुअल वैल्यू है वो देखा जाएगा। पूर्ण संख्या इसलिए 0 को भी काउंट किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो n है टोटल नंबर है, तो वो हम 110 ही देखेंगे। तो 110 गुणे 111/2 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 55। और गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 55 एकम 55 की 5 हासिल 5, फिर 55 5 60 की 0 हाथ में 6, फिर 55 6 1 से कितना आ जाएगा? अब इसमें पूछ रहा है कि इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक कितना होगा? 5। आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है कि जो समीकरण दिया हुआ है ये इसका मूल समान है, और पूछ रहा है कि जो c² 1 + a² का मान क्या होगा। जब मूल समान होते हैं तो इसका जो फार्मूला मतलब एक जो इक्वेशन है, इसको हम ax² + bx + c = 0। अगर हम इसे कंपेयर करें तो कंपेयर करेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा? a + a²। और b बराबर कितना आ जाएगा? b² नहीं है, चलिए यहाँ पे b इसको लिखेंगे a b c ऐसे रखेंगे। और b की जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी? 2ab। और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? b² - c²। अब इसमें क्वेश्चन दिया है कि मूल समान है। मूल समान है तो इसका एक जो कंडीशन होता है वो होता है कि b² - 4ac = 0। ये कंडीशन है मूल समान होने के। जो रूट्स होते हैं इसके अल्फ़ा और बीटा, अगर ये समान है तो ये कंडीशन आएगा।
और इस कंडीशन में जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो इसको देख लेते हैं, इसकी वैल्यू पुट करेंगे बी स्क्वायर, तो 2ab का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4 ए की वैल्यू कितना है 1 प्लस ए स्क्वायर, और सी की वैल्यू कितनी है बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इनको इक्वल 0 इसको ओपन करेंगे तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4a स्क्वायर पहले इनका मल्टीपल कर लेते हैं, इसके बाद 4 का डिवाइड करेंगे, तो 4 को हम यहाँ से हटाते हैं अभी, तो माइनस में 4 रहने देते हैं, इनका पहले गुणा कर लेते हैं, तो आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर फिर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। इनका आपस में गुणा करेंगे जी, पहले एक का इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, तो ऐसे आ जाएगा बराबर 0। फिर ओपन करेंगे तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर फिर 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 बी स्क्वायर फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 4c स्क्वायर फिर यहाँ माइनस और यहाँ प्लस करेंगे तो माइनस हो जाएगा माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 0। देख रहे हैं कि ये जो टर्म है ये समान है और इनके जो प्लस माइनस हैं ये दोनों आपस में कट जाएंगे, और एक इसके बाद बचेगा कि माइनस 4b स्क्वायर है तो माइनस 4b स्क्वायर को हम बराबर के उस पर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा ये और ये, यानी कि 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर ये जब उस पर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और 4b स्क्वायर है, और इसमें से हम 4 का दोनों साइड भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। अब यहाँ इस चीज़ को हम अगर सी कॉमन लेंगे, सी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे सी स्क्वायर निकल जाएगा तो बचेगा ए स्क्वायर, यानी कि यह जो है इसके बराबर हो जाएगा और यह बी स्क्वायर के बराबर है, तो आंसर हो जाएगा बी। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी के पास 511 किलो चावल था, उसने इसका एक हिस्सा 15% पर और शेष का 22% लाभ पर बेचा, दोनों में लाभ पर बेचा है दोनों को, जिसमें से उसको कुल मिलाकर 17% का लाभ हुआ, तो उसने कितना चावल 22% लाभ पर बेचा, इस प्रतिशत की बात पूछ रहा है वो। तो हम ये इसको जो एलाइन मेथड होता है उससे हम सॉल्व करके देखते हैं कि 15% को एक भाग को 15% बेचा, दूसरे भाग को 22% पर बेचा, दोनों का जो लाभ है वो कितना हुआ 17% हुआ। अब 17% हुआ तो जो ये 15% वाला भाग है वो कितना हो जाएगा, इनको माइनस करते हैं, तो 22 में 17 माइनस करेंगे तो 5, यहाँ पे अनुपात आ जाएगा 17 और 15 का जो अंतर है वो कितना है 2। तो हम ये देख इससे ये निकल जाता है सीधा, इजी मेथड है कि 22% भाग पर जितना भाग बेचा था वह 2% भाग बेचा था, 2 अनुपात वाला, जैसे कि इन टोटल इसका टोटल अनुपात कितना हो गया 7, यानी कि जो 511 है हम उसको 7 भागों में बदलेंगे तो उसका 5 भाग वो 15% के लाभ पर बेचा है और 2 भाग जो है 22% के लाभ पर बेचा है। तो इसमें पूछ रहा है कि जो 22% के लाभ पर जिसको बेचा है उसका जो अमाउंट है कितना है, उसका जो मात्रा है वो कितना है। तो अब इसका मात्रा निकालना आसान हो जाएगा, तो हो जाएगा 511 टोटल, बट इसको कितने भाग में डिवाइड किए 7 भाग में, और कितने भाग को 22 भाग में बेचा गया 22% पे 2 भाग को, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब देख लेते हैं 7 7 49 करेंगे तो यहाँ से 2 आ जाएगा, फिर 21 बचेगा, तो 7 3 21। अब 73 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6 2 7 14 146 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
एक ट्रेन को 15 घंटे में 1200 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो मीटर प्रति सेकंड में इसकी औसत गति क्या होगी। एक ट्रेन है, अब औसत गति की बात कर रहा है, यानी कि स्पीड की बात करें, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम, यानी कि डिस्टेंस कितना है 1200 किलोमीटर और टाइम कितना है 15 घंटे। तो इनका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा। अब इसमें पूछ रहा है कि इसका जो दूरी है वो मीटर प्रति सेकंड में कितना हो जाएगा। तो 1200 क्या है, यह किलोमीटर है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 का गुणा हो जाएगा। अब ये घंटा में है, घंटे को सेकंड में करेंगे तो एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा हमारा मीटर प्रति सेकंड में आएगा। तो मीटर प्रति सेकंड में इसको सॉल्व करते हैं, ये कट जाएगा 2 जीरो यहाँ से। अब 12 एकम 12, 12 तिहाई 36, ठीक। अब कितना आ गया 15, है ना। तो 3 यहाँ करेंगे 20 500 और 5 3 15, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 बचा, यहाँ पे 20 बचा, तो 200 बटे 3 त्रिकाई 9 मीटर प्रति सेकंड। आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज के लंब और आधार, समकोण त्रिभुज जिनका एक कोण 90 डिग्री होता है उसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। इनका लंब जो है वह x+2 है और जो आधार है वह कितना है 2x+3 है। बोला है इसका जो क्षेत्रफल है वह कितना है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और जो इसका वैल्यू पूछ रहा है, क्षेत्रफल जब इसका निकालते हैं तो कितना होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यानी कि x+2 और ये जो ऊंचाई गुणे आधार या आधार गुणे ऊंचाई दोनों एक ही बात है। फिर 2x+3 इसका टू कितना दिया हुआ है 60। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इधर उधर ये 2 उस साइड चला जाएगा, अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा x+2 2x+3 बराबर 120। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x² प्लस 3x प्लस फिर इससे जाएगा मल्टीप्लाई तो 4x प्लस 6 इक्वल टू 120। यह 120 इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, और माइनस में आने के बाद 6 से उसको जोड़ेंगे तो माइनस 120 प्लस 6 करेंगे तो माइनस ही में आएगा, और जो उसका सिंबल है वह माइनस में ही रहेगा। तो 2x² प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7x, अब माइनस 114 बराबर 0। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 2x² प्लस 12x माइनस 19x, क्योंकि हम 12x को अगर 19 में x में घटाएंगे तो कितना आएगा 7x ही आएगा, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं माइनस 114 बराबर 0। अब यहाँ से हम 2x कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे 6 बचेगा प्लस में 6, और यहाँ पे हम माइनस 19 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे शायद ये माइनस 19 है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पे। ये जो 19 है ये प्लस में रहेगा क्योंकि यहाँ पे प्लस में है, और ये माइनस में रहेगा तो यहाँ पे 6 माइनस आ जाएगा, और यह प्लस में रहेगा प्लस 19, और x यहाँ निकल जाएगा और माइनस 6 हो जाएगा बराबर 0। तो कितना हो गया 2x, इसको एक बार इसके साथ प्लस कर लेते हैं और बाकी एक चीज़ यही रहता है, तो 2x प्लस 19 और x माइनस 6 बराबर 0। अब यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, एक जगह पे आ रही है, हम अगर इसको लेते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 19/2, और दूसरी वैल्यू आएगी x बराबर 6। x बराबर 6 आ रहा है वैल्यू। ये जो ऊंचाई है या लंबाई है वो माइनस में नहीं हो सकता,
इसलिए यह वैल्यू हम नहीं लेंगे, हम एक्स वैल्यू 6 लेंगे। अब 6 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, यह 8 आ जाएगा, और यहाँ पे रखेंगे तो 6 2 12 3 15 आ जाएगा। 8 और 15 आ गया। और हम अब हमें जो इसका कर्ड है, इसका फार्मूला क्या होता है कि जो कर्ड है उसका स्क्वायर, यानी कि हम इसको अगर कैपिटल ए माने तो इसका स्क्वायर बराबर इन दोनों का स्क्वायर का प्लस, यानी कि 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, यानी कि 64 प्लस 225। इनको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 और 8 6 2 8 और 2। ये किसका वर्ग है, 17 का। यानी कि जब हम ए को दोनों साइड अंडर रूट करेंगे तो ए बराबर ये इसका अंडर रूट कितना आ जाएगा, 17। इसका जो कैपिटल ए है उसका आंसर क्या आ जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कोटि के फोटोप्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है। फ़ोटो प्रिंट की बात कर रहा है कि जब हम फ़ोटो प्रिंट कराते हैं तो कौन सा ऐसा कलर है जिसका जीवन अवधि सबसे लंबी होगी। तो जो ब्लैक एंड वाइट है श्वेत व्याम प्रिंट, इसकी जीवन अवधि सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है, एड्स का कारक क्या है। एड्स जो होता है HIV एड्स, इसका कारण पूछ रहा है। तो HIV एड्स वायरस से होता है, और इसका जो एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी कि उपार्जित प्रतिरक्षी अपूर्णता सहलक्षण। इसका मतलब होता है कि जो शरीर में प्रतिरक्षण होता है उसकी क्षमता खत्म हो जाती है, धीरे धीरे कम होती है, धीरे धीरे कम होते हुए ख़त्म हो जाती है। यानी कि जो बॉडी में प्रतिरक्षा ही नहीं रहेगी तो क्या होगा, ये खुद तो बीमार नहीं करेगा, लेकिन ये प्रतिरक्षा को कमज़ोर करने से क्या हो जाएगा, और जो बीमारियां हैं वो अटैक करेंगी बॉडी पे और उनसे शरीर बीमार हो जाएगा। तो ये किसके कारण है, वायरस के कारण। आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है कि एड्स जो है विषाणु में क्या होता है। फ्रेंड्स, जो विषाणु होते हैं वो क्या क्या होते हैं, पहले तो ये देख लेते हैं कि विषाणु जो है अम्ल और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और जो अम्ल होता है बॉडी की जो शरीर की कोशिका है वह RNA और DNA रहते हैं उसमें, और RNA DNA रहते हैं। तो जो ये जो वायरस है ये RNA DNA दोनों होते हैं, लेकिन इसमें जो एड्स के वायरस है वह जो है RNA प्लस प्रोटीन से मिलके बना होता है। और जो DNA है ये डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है, इसका फुल फॉर्म। इसकी जो संरचना है घुमावदार सीढ़ी के जैसे होती है, इस टाइप से। और RNA का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगला क्वेश्चन है कि एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु कौन है। एड्स के लिए जो उत्तरदायी विषाणु है इसमें जो रेट्रोवायरस है यह एड्स के लिए उत्तरदायी है। एड्स के बारे में पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी टैटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित हो सकती है। फ्रेंड्स, इसमें जो ऑप्शंस में है पहला जो है चिकनगुनिया, हेपेटाइटिस B एंड HIV एड्स। जो चिकनगुनिया है वह बीमारी जो एडिस इजिप्टी मच्छर की प्रजाति है, इसके काटने से अगर ये एजिड इजिप्टी मच्छर है, अगर ये संक्रमित है, यानी कि जो इसका चिकनगुनिया के जो वायरस का कारक होता है अगर वह इससे संक्रमित है और ये मच्छर जब इंसान को काटता है तो चिकनगुनिया बीमारी हो जाती है। और जो हेपेटाइटिस B है और HIV है, ये ह्यूमन बॉडी में जो ये संक्रामक बीमारियां हैं। और संक्रामक बीमारियां कैसे फैलती हैं कि जब मानव का बॉडी फ्लूइड किसी माध्यम से दूसरे मानव के बॉडी फ्लूइड में अगर जाके मिक्स हो जाता है तो जो पहले मानव को बीमारी है दूसरे मानव को संचारित हो जाती है। जो टैटू आप देखे होंगे, टैटू जब बनवाते हैं तो जो बॉडी की स्किन है तो बॉडी की त्वचा के ही
जो स्तर होता है बॉडी की त्वचा में, जैसे जो लेयर होते हैं यहाँ जो मसल बॉडी के अंदर जो भाग है वहाँ तक पहुँचने में, तो बॉडी की त्वचा में के अंदर में ही कुछ ऐसे ब्लैक कलर के या फिर अलग अलग कलर के कुछ रंग उसमें डाल दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा के लिए रह जाता है बॉडी के त्वचा के नीचे। इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति को अगर कोई टैटू गुदवाया तो इसका जो फ्लूइड है इस टैटू के नोक पे या फिर जो भी इसके पहले वाले के बॉडी में वायरस रहे होंगे, इसका जो टैटू का जो नोकीला पार्ट है वह संक्रमित हो जाएगा और वैसे ही जब दूसरे बॉडी के मनुष्य के शरीर में लगाया जाएगा उसको संक्रमित कर देगा। जो हेपेटाइटिस बी है और HIV है, यह दोनों मतलब संक्रामक बीमारियां हैं और टैटू के माध्यम से संचारित हो सकते हैं। तो इसका जो आंसर है 2 और 3। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो फ्रेंड्स जो रिकेटस है विटामिन डी की कमी से होती है। एनीमिया जो होता है यह लोहे का मतलब यहाँ से है, जैसे शरीर में जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन क्या आयरन, शरीर में जो हम आयरन मतलब देखते हैं कि किसका खून कितना है तो हम बेसिकली उसमें हीमोग्लोबिन काउंट करते हैं। और जब लोहा इसका जो पार्ट है वो लोहा पार्ट है, और जब लोहा हीमोग्लोबिन कम हो जाता है शरीर में तो एनीमिया बीमारी होती है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होती है। और मिर्गी जो है एक तरह से जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जो तंत्रिका तंत्र अगर कहीं न कहीं से मनुष्य का डैमेज है तो मिर्गी होती है। अगला क्वेश्चन है मेजल्स की बीमारी होती है। मीजल्स जो है खसरा वह वायरस के कारण होती है और यह संक्रामक बीमारी है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। अगला क्वेश्चन है पीलिया से दुष्प्रभावित होता है। पीलिया क्या होता है, जो यकृत है लीवर, यहाँ से एक जो मतलब एक फ्लूइड स्रावित होता है तो उसको बोलते हैं बिलरुबिन। बिलरुबिन की जो एक स्वस्थ मानव के शरीर में जो मात्रा है वह 0.3, अगर केवल बिलरुबिन यहाँ से वह सेक्रेट होता रहता है वह मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, इतना मात्रा होती है कि यह इतना ही स्रावित होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होता है, यह पीलिया का कारण बन जाता है। तो टोटल मतलब ये देखा जाए कि अगर इसकी बिलरुबिन की मात्रा अगर और ये लीवर से स्रावित होती है, तो लीवर अगर प्रभावित हो जाता है तो यह उसको नियंत्रित मात्रा में स्रावित नहीं कर पाता, ज़्यादा मात्रा में होने लगती है। तो इसका जो दुष्प्रभाव किसे होता है, लीवर पे। आंसर है सी। अलग क्वेश्चन है निम्न कौन सा रोग कवक जनित है। कवक यानी कि फंगस। फंगस से जो जैसे होता है दाद, खाज, खुजली, गंजापन, ये सारे जो बीमारियां हैं वह कवक से होती हैं, फंगस से होती हैं। इसमें जो पोलियो ये जो हैजा है ये बैक्टीरिया से होती है, और जो पोलियो है एक तरह से ये भी नर्वस सिस्टम से संबंधित बीमारी है, और जो एड्स है ये वायरस से होता है। आंसर है डी इसका। BCG का टीका निम्न में से किसमें लगाया जाता है। तो इसको हम देख लेते हैं। जो BCG है इसका फुल फॉर्म अगर हमें समझ में आ जाए, BCG का फुल फॉर्म है बैसिलस कैलमेट गुएरिन। बैसिलस बैक्टीरिया जो है BCG का ट्यूबरकुलोसिस जो ट्यूबरकुलोसिस होता है, जो बैसिलस बैक्टीरिया से होता है। तो बैसिलस कैलमेट गुएरिन इसका जो नाम है, ये इनके जिन्होंने इस टीका का आविष्कार किया था उनके नाम पर रखा गया है, कैलमेट और गुएरिन का। तो ये जो बैसिलस कैलमेट गुएरिन है ये बैसिलस नामक बैक्टीरिया जो कि टीबी के लिए कारक होता है उसके रोकथाम के लिए लगाया जाता है। तो टीबी का जो टीका लगाया जाता है वो उसका क्या नाम है, BCG। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसको क्षय रोग भी बोला जाता है टीबी को। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था। तो फ्रेंड्स जो हॉकी में पार्टिसिपेट किया था भारत ने एम्स्टर्डम, यह जो ओलंपिक हुआ था 1928 का, कहाँ पे एम्स्टर्डम कहाँ है, नीदरलैंड में एक जगह है एम्स्टर्डम, वहाँ पे 1928 में हुआ था। भारत ने हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था। और इसके जो
कप्तान थे, कैप्टन थे, वो कौन थे? जयपाल सिंह। इसका आंसर क्या हो गया? 1928। कहाँ पे? एम्स्टर्डम में। अगला क्वेश्चन है कि क्रिकेट की जो पिच की लंबाई है वह कितनी होती है? क्रिकेट की जो पिच की लंबाई है हम जनरली 22 यार्ड याद रखते हैं, लेकिन कभी क्वेश्चन अगर मीटर में आ गया तो इसको याद रखना होता है 22 यार्ड। जो यार्ड है वह मीटर से थोड़ी सी बड़ी इकाई होती है। तो जब हम इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 22 यार्ड कन्वर्ट होकर के कितने में कन्वर्ट हो जाता है? 20.11 ऐसा कुछ होता है। इसको जो हम राउंड फिगर में मतलब ऐसे कुछ लिखें तो 20.12 आता है। तो आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है भारत में वनों का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले किस राज्य में किया था? वनों का राष्ट्रीयकरण भारत में ही देखा जाए तो जो राष्ट्रीयकरण का प्रोसेस है वो ज़्यादातर इंदिरा गांधी जी की सरकार में हुआ था, और 1970 में वनों का राष्ट्रीयकरण हुआ, जिसमें से इसको सबसे पहले जो लागू करने वाला राज्य है वह मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन है। मध्य प्रदेश में संजीवनी संस्थान कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में जो संजीवनी संस्थान है भोपाल में है, मध्य प्रदेश की राजधानी है। और मध्य प्रदेश में किस जिले में न्यूनतम वन है? तो मध्य प्रदेश में जो न्यूनतम वन है वह शाजापुर जिले में है। शाजापुर जिला देवास और उज्जैन के आसपास का जिला है। भारत का जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का उत्तर और पश्चिमी इस क्षेत्र में पड़ता है, मालवा के पठार के आसपास। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में किस वृक्ष को राजकीय वृक्ष का दर्जा प्रदान है? मध्य प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो बरगद वट वृक्ष को इसका दर्जा प्रदान है। आंसर है डी। क्वेश्चन है निम्न में से किस पुष्प को मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कहा जाता है? मध्य प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो लिली को कहा जाता है। आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, निम्न किस प्रकार के वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं? जो मध्य प्रदेश का ये जो जिसे उपोष्ण कटिबंधी लिखा है, उष्ण कटिबंधी लिखा है, शुष्क कटिबंधी लिखा है, जो कटिबंधी विस्तार होता है, जब हम अक्षांशीय विस्तार देखते हैं तो अक्षांशीय विस्तार में जैसे 0 डिग्री होता है, फिर ये कर्क रेखा होता है 23 डिग्री, फिर इधर आएंगे हम उपोष्ण वाला जो क्षेत्र है वो 66.5, इसके बाद जो ध्रुवीय होता है वह 90 डिग्री। तो इसका जो क्षेत्र है हम देख लेते हैं कि जो मध्य प्रदेश है उसका जो विस्तार होता है कितना है? 21 डिग्री से 26 डिग्री इसके आसपास में रहता है। 21 डिग्री और 6 मिनट और 26 डिग्री और 30 मिनट इसके बीच का विस्तार है, यानी कि कर्क रेखा के आसपास का क्षेत्र है। तो कर्क रेखा के जो आसपास का जो क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो जो मध्य प्रदेश में जो वन है वह उष्ण कटिबंधीय प्रकार के होते हैं। भारत में सर्वाधिक तेंदुपत्ता संग्रह करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में तेंदुपत्ता संग्रह करने वाला सबसे जो ज़्यादा करता है वह मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। वनों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? इंदिरा गांधी सरकार में यह 1970 में किया गया था। किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ऑस्ट्रेलिया की जो महिला क्रिकेट टीम है उसने जो विश्व रिकॉर्ड बनाया है सबसे अधिक वनडे क्रिकेट मैच जीत करके। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में आर्थिक मामलों में के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो जो अजय सेठ हैं इनको केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया है। भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के जो अगले मुख्य न्यायाधीश हैं CJI हैं वह जो NV रमन्ना है, NV रमन्ना को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पश्चिमी घाट के सिंधुदुर्ग जिले में अम्बोली क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? अब यहाँ पे हमें जिले का नाम पता हो कि किस राज्य में है तो हमें आंसर पता हो जाएगा। तो महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग जिले का जो मतलब ये जो अम्बोली क्षेत्र है इसको जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। तो किसने? महाराष्ट्र ने किया। क्वेश्चन है विश्व बैंक ने किस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए 3.2 करोड़ डॉलर की परियोजना को मंजूरी दी है? विश्व बैंक ने
तो विश्व बैंक ने मिजोरम जैसे म्यांमार और बांग्लादेश के बीच का जो भाग है, इसको यहाँ जो भारत का नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है, वहाँ पे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए कुछ परियोजनाएं हैं, जिसमें विश्व बैंक ने उसको इतना करोड़ रुपए डॉलर देने की मंजूरी दी है, इतना करोड़ सहयोग देगा विश्व बैंक। तो आंसर है ए। अगला क्वेश्चन इंग्लिश का है, इसमें जो सेंटेंस है, सेंटेंस इसका जो निर्माण होता है वो वर्ड से होता है, और वर्ड्स जो पार्ट ऑफ स्पीच देखेंगे उसमें नाउन प्रोनाउन वैसे करके 8 होते हैं, और उन्हीं में से ये चीज़ें अलग अलग करके दे दी गई हैं। इनको अरेंज करके हमें देखना है कि कौन सा वर्ड कैसे पहले क्या आएगा। तो लिखा है दी बेस्ट टीम इज़ अवर, है ना। तो इसको हम जब लिखेंगे कि अवर टीम इज़ द बेस्ट, इसको सेंटेंस बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा, और इसको जो अरेंजमेंट करेंगे तो ये अवर टीम 5 3 4 1 2, अवर टीम इज़ द बेस्ट आंसर आ जाएगा। वैसे ये सिमिलरली क्वेश्चन है कि हैव अरेस्टेड थीव्स पुलिस दी, है ना। तो यहाँ पे सेंटेंस मेकिंग में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड ऑब्जेक्ट आते हैं। तो सब्जेक्ट में जैसे दिख रहा है कि हैव अरेस्टेड थीव्स दी पुलिस, है ना। तो क्या बोलेंगे कि जब जो कौन है, सब्जेक्ट क्या है, पुलिस हैव अरेस्टेड दी थीव्स, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि सेज्ड असेट्स ऑल हर वर, यहाँ पे वर जो हेल्पिंग वर्ब है, और जो सेज्ड है ये वर्ब है, और जो एसेट्स है ये नाउन का पार्ट है, और ये किसका रिलेशन बता रहा है कि हर, ऑल हर एसेट्स सेज वर सेज्ड, ऑल हर एसेट्स वर सेज्ड, आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है एन इंटरेस्टिंग इज मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। तो मैथमेटिक्स क्या है, सब्जेक्ट हो जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब क्या है। यहाँ पे जो इज वाले सेंटेंस होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब और के मतलब नहीं आता है, जो मेन वर्ब इज जो है वो मेन वर्ब की तरह आता है। तो जो लिखेंगे कि मैथमेटिक्स इज 3 एन आर्टिकल है ये, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट 2 5, इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर क्वेश्चन है पॉलिसी द बेस्ट इज ऑनेस्टी, एक कहावत है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, उसी का है, इसका आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में 9 अप्रैल के हमारे जो क्यूज टेलीग्राम पे क्यूज चलाते हैं हम अपने एजुकेटेड इंडिया क्यूज के नाम से, तो उसका एक्सप्लेनेशन लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।